नमस्कार दोस्तों, स्टडी कॉर्नर इंडिया में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ की। दोस्तों, हमने पहले एक वीडियो में सभी की सभी जो होम मिनिस्ट्री के अंडर सीआरपीएफ आती हैं उनका एक ओवरव्यू लिया था कि उनकी इंट्रोडक्शन, उनमें कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं और उनके जो रोल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो उसका एक बेसिक ओवरव्यू लिया था हम लोगों ने। तो आज हम अब आज से हम पर्टिकुलर फोर्सेस जो हैं, अलग अलग फोर्सेस, उनका सभी का डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि उनकी एग्जिस्टेंस कैसे हुई और बाकी सभी चीज़ें, उनका रोल क्या होता है। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सीआरपीएफ की जो एग्जिस्टेंस है वो ब्रिटिश एरा में हुई थी। तो ये इकलौती ऐसी आज की डेट में सीएपीएफ है जिसकी एग्जिस्टेंस ब्रिटिश एरा से चलती आ रही है। तो 27 जुलाई 1939 को इसका गठन हुआ था एज अ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस। तो ये उस टाइम पर ब्रिटिश एरा में कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी को देखती थी। तो लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इसको रिक्राइस्टेंड किया गया, यानी कि इसको पुनर्गठित किया गया एज अ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स अंडर सीआरपीएफ एक्ट ऑन 28 दिसंबर 1948। तो सभी जो फोर्सेस होती हैं, चाहे वो सीआरपीएफ है या आईटीबीपी है या एसएसबी है या बीएसएफ है, तो ये इनका अपना अपना अलग एक एक्ट होता है, इसके अंडर ये गवर्न होती हैं। तो इसका भी एक अपना एक्ट है सीआरपीएफ एक्ट। उसके एक्ट के अंदर रूल्स और गाइडलाइंस इशू की जाती हैं टाइम टू टाइम होम मिनिस्ट्री के द्वारा। तो उसके अंडर इसकी गवर्नेंस पूरी होती है। तो एट प्रेजेंट ये आती है होम मिनिस्ट्री के अंडर सभी सीएपीएफ की तरह, एक्सेप्ट आरपीएफ। जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको कि आरपीएफ जो होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आती है। वो इकलौती ऐसी सीएपीएफ है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आती है। बाकी सभी सीएपीएफ जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं। तो आज की डेट में इसमें लगभग 3 लाख से ज़्यादा पर्सनल काम कर रहे हैं और ये लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी वर्ल्ड की। तो वो ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि जो ये सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है किसी और क्योंकि हमारा कंट्री वैसे भी इतना बड़ा है, तो उसकी इंटरनल सिक्योरिटी देखने के लिए एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो भी बड़ी चाहिए होगी। और ये सेंट्रल फोर्स है, लेकिन जो पुलिस होता है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। तो जो लॉ एंड ऑर्डर होता है किसी भी स्टेट का, वो स्टेट पुलिस के हाथ में होता है। और स्टेट पुलिस का जो साइज़ होता है काफ़ी छोटा होता है, लेकिन ये एक सेंट्रल पुलिस है, तो इसी वजह से इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इसके कंधों पर पूरी की पूरी देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका जो हेड होता है वो डायरेक्टर जनरल होता है और वो एक आईपीएस ऑफिसर होता है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है कि कोई कैडर ऑफिसर प्रमोट होकर डायरेक्टर जनरल बना हो। कैडर ऑफिसर यानी कि जो डायरेक्टली अपॉइंट होते हैं उस पर्टिकुलर फोर्स में, और आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम द्वारा आते हैं। तो दोस्तों, ये आईजी लेवल पर भी आते हैं, डीआईजी लेवल पर भी आते हैं, और एडीजी, एसडीजी और डीजी लेवल पर भी आते हैं आईपीएस ऑफिसर। कैडर ऑफिसर होते हैं वो मैक्सिमम आईजी लेवल तक, मैक्सिमम जो होता है ये एडीजी लेवल तक थियोरेटिकली पहुंच सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि कोई कैडर ऑफिसर एडीजी लेवल तक पहुंचा हो। बीएसएफ और सीआरपीएफ में ऐसा हुआ है, बाकी किसी सीएपीएफ में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। तो जो सीआरपीएफ है उसको 4 जोन्स में डिवाइड किया गया है और एक डायरेक्टरेट जनरल होता है। जो 4 जोन्स हैं वो हैं जेएंडके जोन, सेंट्रल जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन और साउथ जोन। और जोन्स को फर्दर डिवाइड करते हैं सेक्टर्स में, और जो हर एक सेक्टर होता है उसको एक इंस्पेक्टर जनरल यानी कि आईजी गवर्न करता है। तो आईजी कोई भी हो सकता है, आईपीएस ऑफिसर भी हो सकता है, कैडर ऑफिसर भी हो सकता है। तो बटालियंस की बात करें तो एक जैसे अब यहाँ पे हमने बात की, जो सेक्टर होता है वो आईजी के अंडर आता है। तो सेक्टर्स में फर्दर बहुत सारी बटालियंस होती हैं। तो बटालियन का जो हेड होता है वो कमांडेंट होता है, और बटालियंस फर्दर डिवाइड होती हैं कंपनीज़ में। और जो कंपनीज़ होती हैं उनका जो कमांडर होता है वो होता है असिस्टेंट कमांडेंट, जो कि डायरेक्टली यूपीएससी सीएपीएफ एग्ज़ाम द्वारा आता है। तो सीआरपीएफ में आज की डेट में इनकी वेबसाइट के मुताबिक इसमें 240 बटालियन हैं, जिसमें से 207 एग्जीक्यूटिव बटालियंस, 6 महिला बटालियन, 10 आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स बटालियंस, जो कि राइट्स कंट्रोल में अपना राइट्स कंट्रोल का जिम्मेदारी संभालती हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो एमपी में एक इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पे आरएएफ की बटालियंस को भेजा गया था। और अभी गोरखालैंड का जो केस चल रहा है उसमें भी आरएएफ की बटालियंस ने ड्यूटी की थी। और 10 कोबरा बटालियंस जो कि नक्सलाइट एरियाज़ में काम करती हैं और नॉर्थ ईस्ट में काम करती हैं,
5 सिग्नल बटालियन, एक स्पेशल ड्यूटी ग्रुप, एक पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप। तो ये इस तरह ये सारा इसका जो है पूरा ब्रेकअप है इनकी बटालियंस का। रैंक स्ट्रक्चर दोस्तों देखें तो रैंक स्ट्रक्चर जो है ये सीआरपीएफ का ही नहीं है, बल्कि सभी की सभी सीएपीएफ का सेम रैंक स्ट्रक्चर है। शायद थोड़ा सा सीआईएसएफ में बदलाव होता है, लेकिन बाकी की सभी सीएपीएफ में ये रैंक स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है। तो देखें स्टार्टिंग जो होती है ऑफिसर लेवल की वो असिस्टेंट कमांडेंट से होती है, फिर डिप्टी कमांडेंट, फिर सेकंड इन कमांड कमांडेंट, डीआईजी, आईजी, फिर एडिशनल डायरेक्टर जनरल, फिर स्पेशल डायरेक्टर जनरल और फिर डायरेक्टर जनरल। तो इस तरह से इसके रैंक होते हैं। तो यहाँ पर साइड में इसके जो सेकंड कॉलम है वहाँ पर पुलिस रैंक्स दे रखे हैं जो इनके इक्विवेलेंट होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो असिस्टेंट कमांडेंट होता है वो किसी डीएसपी या एसीपी के रैंक के इक्विवेलेंट होता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। सीआरपीएफ एक जैसे कि सेंट्रल पुलिस है, तो ये कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी देखती है। तो ये आपको जम्मू कश्मीर में भी तैनात मिल जाएगी, जो पत्थरबाज होते हैं उनसे उनको रोकने के लिए, और राइट कंट्रोल के लिए भी जाती है। अभी हाल फिलहाल में अभी एमपी में एक कुछ हुआ था, फार्मर्स का एजिटेशन था, वहाँ पर गई थी। और अभी गोरखालैंड में भी सीआरपीएफ को भेजा गया था। और ये नक्सलाइट एरियाज़ में, नॉर्थ ईस्ट में, हर जगह कहीं भी आप देख लें तो आपको सीआरपीएफ के जवान तैनात मिल जाएंगे आपको। तो बेसिकली इसका अगर थ्योरेटिकल वे में देखें तो काम क्या होता है सीआरपीएफ का। तो सीआरपीएफ जो स्टेट पुलिस होती है उसको पुलिस ऑपरेशंस में असिस्ट करती है। तो जैसे अगर सीआरपीएफ नक्सलाइट एरिया में है या फिर नॉर्थ ईस्ट में है, तो वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही है, वो स्टेट पुलिस के साथ मिलकर काम करती है। स्टेट पुलिस हो या यूनियन टेरिटरी पुलिस हो, तो उनके साथ वो मिलकर काम करती है, उनको असिस्ट करती है। और कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई या काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन हो गए हैं, चाहे नक्सलाइट एरिया में है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में है, तो वहाँ वो स्टेट पुलिस को सपोर्ट करती है, उनको असिस्ट करती है, उनके साथ मिलकर काम करती है। और जो स्टेट पुलिस की इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है उनके साथ मिलकर काम करने का सीआरपीएफ का रोल होता है। सीआरपीएफ के पास खुद की कोई इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है, उनको स्टेट पुलिस पर डिपेंड रहना पड़ता है अपनी इंटेलिजेंस के लिए। और एक तो हो गया स्टेट पुलिस को असिस्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालना, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में पार्ट लेना, स्टेट पुलिस के साथ काम, ये नक्सलाइट एरिया में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में पार्ट लेते हैं। और जम्मू कश्मीर में ये आर्मी के साथ सीआई ऑपरेशंस में ये पार्ट लेते हैं। और तीसरा है वीआईपी सिक्योरिटी देखना, और क्रिटिकल प्लेसेस जो होती हैं, जो पिलग्रिमेजेस हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हो, जैसे कि वैष्णो देवी हो गया, अक्षरधाम हो गया, जो मंदिर हैं जो जहाँ पर काफ़ी लोग जाते हैं। और अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि जो अमरनाथ यात्रा है उसकी सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी सीआरपीएफ के पास ही थी। और चौथा है इलेक्शन ड्यूटीज़ में सबसे ज़्यादा सीआरपीएफ के लोग ही जाते हैं। राइट कंट्रोल में इनके लिए इनकी बटालियन है, 4 बटालियन, 4 शायद नंबर कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इनकी बटालियन है 3-4 रैपिड एक्शन फोर्स नाम से। और यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में भी सीआरपीएफ की बटालियंस जाती हैं। तो अभी सीआरपीएफ की भी जाती हैं, और बाकी जो सीएपीएफ फोर्सेस हैं और आर्मी हैं उनकी भी बटालियंस यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में जाती हैं। तो अब कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स जान लेते हैं सीआरपीएफ के बारे में। तो रैपिड एक्शन फोर्स और कोबरा ये स्पेशल विंग्स हैं सीआरपीएफ के, ये मैं आपको पहले भी आरएएफ के बारे में बता चुका हूँ पहले, और कोबरा के बारे में जान लेते हैं अभी। तो कोबरा जो है ये 10 बटालियन है जो कि काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में पार्ट लेती हैं। तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स में ये इनकी स्पेशलाइजेशन होती है, और ये नक्सलिज्म का मुकाबला करती हैं नक्सलाइट एरियाज़ में। और एक इनका पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप होता है जो कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी देखता है। तो 2001 में जब हमला हुआ था तो उस टाइम सीआरपीएफ ने ही उन आतंकवादियों का मुकाबला किया था। तो उसमें कुछ जवान शहीद भी हुए थे, उसमें एक महिला भी थी सीआरपीएफ की। और जो आरएएफ है रैपिड एक्शन फोर्स, उसकी 10 बटालियन होती हैं। तो वो राइट कंट्रोल में स्पेशलाइजेशन होती है उनकी, कहीं भी कोई राइट हो जाता है तो वहाँ पर सबसे पहले आरएएफ को ही भेजा जाता है। तो जहाँ पर क्रिटिकल एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर पहले एक हिस्ट्री रही होती है राइट्स की, तो वहाँ पर उनकी बटालियन मतलब परमानेंटली वहाँ पर रहती है आसपास के मतलब उसी एरिया में। तो जैसे ही कोई घटना हो जाती है तो वो तुरंत आरएएफ बटालियन वहाँ पहुँच जाती है। तो इतना ही था इसमें।